हे दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं आशुतोष गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के बारे में। चैप्टर नंबर 2 यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 खत्म भी हो चुका है। जितनी भी एक्सरसाइजेस थी इसके सेशंस पहले प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहला लेसन नहीं पढ़ा है तो आप जरूर उनको पढ़ो और आज का जो सेशन है उसको मेरे साथ एंजॉय करो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाला जो सॉल्यूशन है ना वो कंटिन्यूली आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे बहुपद के बारे में जो कि आज का हमारा टॉपिक है। बहुपद होता क्या है? हमारे चैप्टर का ही नाम है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, इसको कैसे रीड करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ये सब आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि बहुपद का जो मतलब होता है वो होता है बहुत पद। मतलब एक पद, दो पद, तीन पद मिलाकर जब बहुत सारे पद बन जाए तो उनको क्या बोलते हैं? बहुत पद बोला जाता है, मतलब बहुपद बोला जाता है। अच्छा, कैसे काम करता है सर? मैथमेटिक्स में कैसे काम करता है, इसका इन लाइफ क्या यूज है, जरा उसके बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर ना आपके सामने कुछ, मैं जो है आपके सामने कुछ ये इक्वेशंस लिखता हूं, व्यंजक लिखता हूं, फलन लिखता हूं, जो भी आप चाहो, फंक्शन बोल लो, व्यंजक बोल लो, फलन बोल लो, सारे एक ही चीज काम करते हैं। ठीक, वो मैं लिखने जा रहा हूं, आप जरा मुझे ये बताना। ठीक है, मैंने लिखा 5x, फिर मैंने लिखा 5x प्लस 7, फिर मैंने लिखा 5x प्लस y प्लस 2, फिर मैंने लिखा 5x प्लस 9 प्लस 2y प्लस 3z। ये आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखना क्या है? आप कहोगे सर यहां पर दो चीजें दिख रही हैं, 5 और x। ठीक है, तो यहां दो चीजें हैं, तो क्या ये द्विपद हो गया? नहीं बेटा, ये एक ही है। पद तब टूटता है जब वहां पर या तो प्लस लगा हो या तो माइनस लगा हो। ठीक है, जैसे कि इनके बीच में ना तो प्लस लगा है ना माइनस लगा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक पद। एक पदीय व्यंजक बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब जरा आप नीचे वाले पर ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर एक और दो पद लिखे हैं, क्योंकि प्लस लगने के बाद या माइनस लगने के बाद वो चीजें टूट जाती हैं। तो एक पद यहां टूटा, एक पद यहां टूटा, इसलिए इसको बोला जाता है द्विपदीय व्यंजक, द्विपद। ठीक है, यहां पर देखोगे 1 2 3, तो आप कहोगे त्रिपदीय व्यंजक, या सीधा लिखो त्रिपद। क्या लिखेंगे? त्रिपद लिखा जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहां पर जब आप देखोगे 3 से ज्यादा जाने लगा है व्यंजक, तो आप कहोगे ये है चतुर्थ पद। नहीं, चतुर्थ पद मत बोलना, अब आप बोलोगे बहुपद। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यहां से बहुत पद, मतलब यहां पर भी बहुपद कह सकते थे, ये भी हमारा बहुपद था। बहुपद कौन सा वाला? द्विपद वाला बहुपद था। ठीक है, तो ये हमारे पदों के आधार पर व्यंजक की गणना हो गई। स्टूडेंट्स, पदों के आधार पर तो व्यंजक समझ लिया। अब एक दूसरा आधार होता है जिसको बोला जाता है घात के आधार पर। ठीक है, जैसे कि द्विघात, त्रिघात। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे घात के आधार पर क्या होता है। तो पहली बात तो ये बताई जाए सर, घात क्या होता है? घात का मतलब होता है जो वो सेम कंपोनेंट, सेम मटेरियल जो भी आपके हाथ में है, चाहे x हो चाहे y हो, जितनी बार आपस में ही खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही उसकी घात बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि x को x बार मल्टीप्लाई करो, मतलब x को x से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास 2x है ना, तो इसीलिए 2 पावर आ जाती है। इसी चीज को आप बोलते हो घात। क्या बोला जाता है? घात बोला जाता है। अब एक और चीज बता देते हैं, ये पद समझ में आ चुके होंगे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, आप इनको नोट कर लेना। अब बताएंगे घात के आधार पर, ये पदों के आधार पे था व्यंजक, अब घात के आधार पर बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखते जाओ मैं यहां क्या बताने जा रहा हूं, जरा इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपके सामने एक चीज लिख रखी है, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2y क्यूब। कुछ इस तरह से मिलता जुलता, मतलब मिक्सचर टाइप का एक x y, दो तरह के वेरिएबल भी यूज कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने एक व्यंजक लिखा है।
आप यहां पर इस व्यंजक को पहले ध्यान से देखो। पूरा का पूरा व्यंजक में 3 पद हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस व्यंजक को जब ध्यान से देखोगे तो ये जो भाई साहब लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है गुणांक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? गुणांक बोला जाता है, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? तो ये हमारे पास में आता है घात, ठीक है, इंग्लिश में पावर बोल सकते हो। इसको क्या बोला जाता है? यही तो है फलन। इसी से पहचानते हैं ये कौन सा फलन है, एक्स फलन है, वाई फलन है, जो भी है इससे हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा फलन है। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, तो गुणांक, फलन और हमारे पास में ये आ गया घात। ये हमारा घात जो है 2 लगी हुई है। यहां पर आप देखोगे गुणांक हो गया 2, फलन हो गया y का और ये हो गया घात हो गई 3। अगर आप इसमें देखोगे गुणांक है 7, इसमें कितना लिखा है? फलन है x का, और यहां पर पावर कितनी लगी होगी? जब कुछ ना लगी हो तो 1 पावर लगी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले घात को। घात का पहला रूप कौन सा होता है? स्टार्ट करेंगे 1 पावर से, जिसकी पावर 1 हो, ऐसा फलन लिखा हो जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, चलो सामने आपके पास एक व्यंजक लिखा हुआ है, उसको बताना। 5x + 6 लिखा हुआ है। ये कितने घात का व्यंजक है? इसकी x की पावर चेक करनी है स्टूडेंट्स। जो फलन होता है उसकी पावर चेक की जाती है, गुणांक की पावर नहीं। अगर मैं यहां लिख दूं 6² तो उसकी पावर मत चेक कर लेना, ठीक है। ये मेरे पास में क्या लिखा हुआ है? 1 घात बहुपद। याद रहेगा, 1 घात का बहुपद लिखा हुआ है, और 1 घात नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। ये बहुपद इसलिए बोला जा रहा है, एक पद मत बोलना, बहुपद पढ़ रहे हो, ये बहुत पद ही है, एक और द्विपद आला आ गया तो बहुपद बन गया। रैखिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी पावर 1 है। हम घात के आधार पर पढ़ रहे हैं, पहले ही आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखेगा 5x² + 6x + 7। सबसे ज्यादा पावर कितनी है? तो आप कहोगे 2 है, इसके पास 1 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर पकड़ी जाती है, तो सबसे ज्यादा है 2। इसको बोला जाता है द्विघात। क्या बोलेंगे? याद रख लो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम आ जाएगा। एक और बताते हैं, 5x³ 6x², 7x + 3। ये क्या बन गया? सबसे बड़ी घात कितनी है स्टूडेंट्स? ये है 3। सबसे बड़ी घात हो गई 3, तो आप कहोगे ये हो गया त्रिघात। कितना आ गया? त्रिघात बहुपद आ गया है आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए थी और पढ़नी चाहिए थी, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। घात देखते हुए, पदों को देखते हुए आप इनके नाम डिसाइड कर सकते हो। यहां पर द्विपद है, यहां त्रिपद है और यहां चतुर्थ पद है। पद के आधार पे हुआ। घात के आधार पे ये रैखिक है, जिसको 1 घात बोला जाता है, ये द्विघात है और ये त्रिघात है। बात समझ में आ गई? इसके आगे चतुर्थ घात, पंचघात चलती रहेगी। फिलहाल आपको 3 घात तक ही व्यंजकों को समझना है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कभी भी आपके पास में, जैसा कि बुक में आपको समझाया गया है, 1/x + 1 लिखा है जैसे, ठीक है, तो इसको बहुपद मत बोल देना, क्योंकि ये हमारा बहुपद बना ही नहीं सकता है। इसके साथ में अगर प्लस में कुछ लिखा होता तो शायद ही बनता, नहीं तो ये हमारा बहुपद नहीं है। नीचे भिन्न को देखते हुए बहुपद मत बोलना, ये पूरा एक पद लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखना। कभी भी 1 के उसमें लिखा है तो वो हमारा बहुपद नहीं है। 1 के क्या, 6 कोई भी नंबर के अपॉन में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमारा बहुपद नहीं बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं और बताते हैं। त्रिघात बहुपद आपने समझ लिया, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। सबकी मैक्सिमम पावर ही पकड़नी है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी वाली पावर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं और आगे और समझाते हैं आपको शून्य क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में जो बुक में दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद तक पढ़ लिया, हाँ। अब बताते हैं शून्य क्या होते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास में कभी भी कोई भी व्यंजक लिखा होता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई मान होता है, मतलब उसका कोई ना कोई हल होता है, ऐसा हल जो कि उसको सेटिस्फाइड कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक चीज लिखकर दिखाते हैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि हमारे सामने लिखाया है। अगर मैं कहूं ये आपके पास रैखिक बहुपद लिखा हुआ है, द्विपद का बहुपद है, इसका शून्य क्या आएगा, तो आपको ये समझना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 0 या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक व्यंजक दे दिया आपके सामने 5x + 6 = 11। तो आपको ये बताना है कि इसका शून्य क्या आएगा। आप कहोगे कि सर x की वो वैल्यू जो रखने से LHS और RHS इक्वल हो जाए, LHS और RHS इक्वल हो जाए, वो वैल्यू शून्यक बनेगी। जैसे x = अगर 1 रखा जाए तो आप कहोगे 5 × 1 + 6 = 11, 5 × 1 = 5 + 6 = 11, और ये हो गया 11 = 11। मतलब LHS और RHS 11 आ गए, जो कि हमारा x = 1 रखने पर आया है। वो वैल्यूज जो रखने से LHS और RHS इक्वल हो जाएं, वो चीज उसकी शून्यक बनती है। जैसे कि अब यहां पर ये क्या है, x = 1, 1 इसका शून्यक है। क्या है स्टूडेंट्स? शून्यक है। याद रहना चाहिए शून्यक कैसे निकाले जाते हैं, जितनी पावर होगी उतने शून्यक होंगे। एक पावर थी, घात 1 थी, शून्यक भी 1 ही आएगा। पावर 2 होती, शून्यक 2 आते। पावर 3 होंगी, शून्यक 3 आएंगे। उतने ही हल निकल कर आएंगे जितनी पावर्स होंगी आपके पास। क्लियर है बातें? समझ में आ गई होंगी चीजें। आप सोच रहे होंगे सर इन सब चीजों का लाइफ में कहाँ यूज होता है, राइट? तो मैं आपको बता दूं लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज है स्टूडेंट्स। शून्यक समझ में आ गया हो तो आप लोगों को ये चीजें ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है, जरा इस बारे में समझो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी 10th तक आ गए, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, लेकिन ये नहीं समझ में आता ये यूज कहाँ हो रहा है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में बहुत अच्छा बताया गया है कि आपने ग्राफ देखा है, कभी कोई ग्राफ देखा है? उस ग्राफ पे आपने कई बार x एक्सिस, y एक्सिस 9th में पढ़ा होगा, x एक्सिस, y एक्सिस, अक्ष, भुज, ठीक है, भुज और कोटि पढ़ा होगा। ये अक्ष है हमारे, x अक्ष, y अक्ष। तो इनको क्या, इनका काम क्या है बेटा? अगर मानते हैं कि ये हमारी कोई लाइन जा रही है, किसी एक चतुर्थांश में कोई एक लाइन जा रही है, तो जब कोई सीधी लाइन होती है ना, रेखा में होती है, तो वो ना किसी रैखिक समीकरण को बता रही होती है, किसी न किसी रैखिक समीकरण को बता रही होती है। अब आपको समझ में आएगा रैखिक समीकरण। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं 5x + 6 अभी मैंने लिया था, इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई रैखिक समीकरण है। इसको अगर हम बाई फिगर बनाएं तो ये कोई ना कोई सीधी रेखा होगी, ये हमें समझ में आता है। समझ रहे हो बात को? ये क्या होगा, कोई ना कोई सीधी रेखा होगी। रैखिक समीकरण हमेशा सीधी रेखा होती है। जैसे आप लोग वो नहीं देखते हो, जब कोई हॉस्पिटल में पड़ा होता है तो ईसीजी के मशीन में देखा जाता है उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, ये कुछ एक हार्ट बीट होती है ना। तो ये हार्ट बीट हमारा क्या है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स ही तो है। मैथमेटिक्स को अगर हम इसको इक्वेशन में लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स में लिखा जाएगा, अदरवाइज ये ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ में हर इक्वेशन कोई ना कोई ग्राफ अपने पास रखती है। हर इक्वेशन बोला गया है कि अगर कोई द्विघात इक्वेशन है आपके पास में तो उसका फिगर कुछ ऐसे आता है, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब एक परवलयाकार का आता है। इस तरह का द्विघात का समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण जो लिखते हो ना, अगर उसका ग्राफ बनाना चाहो तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ आते हैं जो कि एक गोलाई का होता है। समझ रहे हो बात को? ये हमारे इन लाइफ यूज होता है। जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना हो तो आप समझना, अगर सीधी रेखा है तो वो एक रैखिक समीकरण किसी को दर्शा रही होगी। कौन सी रैखिक समीकरण है वो हम लोगों को करने पर पता चलेगा। इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, क्वेश्चन में अभी सिखाए जाएंगे इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, रैखिक समीकरण कैसे कैसे आती हैं, तो ये हम लोगों को अभी सीखना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में द्विघात समीकरण समझ में आ गया ना, द्विघात समीकरण समझ में आ चुका है, तो अब देखते जाओ इसको यूज कैसे करना है। स्टूडेंट्स मैंने कहा कि आपके पास में भाई कि
जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। अभी अभी मैंने कहा था कि भाई 5x + 6 = 11 लिया था। आपने कहा था हाँ सर समझ में आया था। इसका मैंने शून्यक भी आपको निकाल कर दिखाया था। शून्यक इसका आया था x = 1। ये जो 1 आया था यही इसका शून्यक था। तो इक्वेशन अगर सामने लिखी तो शून्यक बताना आसान था। ये बात समझ में आई थी? इक्वेशन सामने लिखी है, आप ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ लो जो वैल्यू रखने से LHS RHS इक्वल आ जाए, तो शून्यक ढूंढना आसान था। अब इसी मैंने कहा ना कि ये जो चीज लिखी हुई है ये कोई रैखिक समीकरण है। अगर इसको आप ग्राफ में उतारना चाहो, ये किसी ना किसी लाइन को शो कर रही होगी, कोई ना कोई रेखा को शो कर रही होगी। मैंने ये नहीं कहा इसी रेखा को शो करी, मैंने कहा कोई ना कोई। तो मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया कि हो सकता है ये इस रेखा को शो कर रही हो। बहुत अच्छी बात है। अगर ये इस रेखा को शो कर रही है, मतलब दिखा रही है कि ये रेखा यही इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या होगा? इसका शून्यक बाय फिगर के द्वारा बताओ कि इस रेखा का शून्यक क्या होगा और कितना होगा, यह भी बताना है। क्या होगा कितना होगा ये बताकर दिखाओ। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको याद रखना इसके शून्यक वो होगा जहां पर ये x को कट कर रहा होगा। क्या करेगा? x को कट करेगा, वो इसका शून्यक होगा। अब इस तरह से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहां पर तो चलो रेखा थी, तो रेखा ने x को एक जगह पे कट किया, तो क्या और भी दूसरी इक्वेशंस आ सकती हैं जो एक x को और जगह पे कट कर सकती है? बेटा बिल्कुल आ सकती हैं। यहां कई तरह के फिगर बन सकते हैं। हमारी ECG जो मशीन आपने देखी होगी, तो कोई एक लाइन थोड़ी ना बनाती सीधा, वो तो बहुत ऊपर नीचे करती रहती है, राइट। अल्टरनेटिव करंट जो आप पढ़ते हो, प्रत्यावर्ती धारा, वो तो कई हजार बार काटती है ऊपर नीचे करके। तो उस जगह क्या अनंत आएंगे? तो बिल्कुल अनंत शून्यक आएंगे उसके। अगर कोई फिगर ऐसा बना दिया जाए, इसी में समझते हैं ना, कोई फिगर ऐसा बना दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो बेटा ये होगा कि इसके शून्यक एक तो यहां काटा, तो मतलब एक शून्यक आएगा, एक तो यहां काटा दूसरा शून्यक, एक यहां काटा तीसरा शून्यक, मतलब इसके 3 शून्यक निकल कर आएंगे। मैंने अभी आपको एक और बात बोली थी, जितनी घात का व्यंजक होगा उसके उतने ही शून्यक निकल कर आएंगे। तो इससे यह पता चलता है कि जब इस ग्राफ के पास में 3 शून्यक हैं, जब इस ग्राफ के पास में 3 शून्यक हैं, तो इसका मतलब इसकी जो व्यंजक लिखा गया होगा वो भी 3 घात का होगा। वो भी कितनी घात का होगा? 3 घात का। जैसे ये रेखा थी, ये रेखा मैंने कहा था इसी की है, ये रैखिक समीकरण लिखी है, रैखिक समीकरण कोई एक रेखा ही होती है। तो ये रेखा थी, इसका कितना शून्यक निकल कर आया था? एक शून्यक वो होता है जो x पर कट कर रहा होता है। तो ये x एक्सिस थी, x एक्सिस पर जितनी बार कट किया, तो एक बार कट किया, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी? एक ही होगी, क्योंकि जितनी घात उतने शून्यक, या यूं बोल लो जितने शून्यक उतनी घात। समझ में आ रही बात? तो ये घात और शून्यक आपस में बराबर होते हैं, ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जरिए शून्यक निकालना, x की वैल्यू रखना, जो इक्वल आ जाए वही शून्यक। इसके ग्राफ के जरिए शून्यक निकालना, जहां जहां x को कट कर दे ग्राफ, वहां वहां शून्यक आ जाएंगे। क्लियर इतनी बात? अब समझते हैं और क्या दिया हुआ है हमारे पास, उन चीजों को क्लियर करो। देखते जाओ, अभी तक एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई है, अभी सिर्फ थ्योरी समझा रहे हैं। थ्योरी समझ में आ गई तो समझो सारा काम समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे समझते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने हमारे साथ और कुछ भी समझाने लायक अब नहीं बचा है स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। देखते जाना, समझना। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है वो समझते हैं स्टूडेंट। प्रश्नावली 2.1 हमारी अब स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आगे थ्योरी नहीं बची हुई है बताने के लिए। इन्होंने कहा है कि किसी बहुपद px के लिए, px का मतलब क्या है? px का कोई मतलब नहीं है, जैसे एक फलन लिखा हुआ है 5x + 6 + का 9x स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आपको इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, वो है x। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं px। p एक फलन है, किसका फलन है? x का फलन है। p एक फलन है जो कि x का है। तो क्या खाली x दिख रहा है आपको फलन? बिल्कुल। तो ये px ऐसे ही है, बस ऐसे ही नोट करना। तो जैसे कोई लिख दे gx, तो g एक फलन है जो कि x का है, x के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, जो ये लोग लिख के दे दें वही हो सकता है। 5x + 6 जो हमेशा यूज करते आ रहे हैं वही है। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे आपसे कोई लिख दे कि qy
मतलब Q एक फलन है y का, तो इस बार मतलब अंदर जो चीजें आने वाली हैं वो y के रिलेटेड में आएंगी, फलन y का होगा और किसी भी चीज का फलन नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गई बातें? अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा y पर कोई एक फलन बनाया गया है, नीचे ग्राफ, नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। आप जरा समझो px के शून्यक कैसे निकाले जाएंगे। बेटा x के शून्यक बोला है, समझ रहे हो? px के शून्यक बोला है, मतलब x को रिस्पेक्ट मानते हुए उसके शून्यक बताओ। तो x, जब px बोला है तो x एक्सिस पर जहां जहां कट करेगा वहां वहां निकालना। ठीक है, अगर पी वाई बोल देता तो वाई पर जहां जहां कट करता तो वो शून्यक निकल कर आते। इसने बोला पी एक्स के शून्यक निकालो, तो जहां जहां एक्स को कट करे। पहला फिगर क्या कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ओ, और ये क्या पहला फिगर इस तरह से दिख रहा है? बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसका पी एक्स का शून्यक निकालूं तो इसका 0 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे स्टूडेंट्स? 0 शून्यक। क्यों 0 क्यों आया? बेटा आप साफ लिख सकते हो कि ये जो रेखा है ना, ये x को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। x को प्रतिच्छेदित करेगी तभी तो शून्यक निकल कर आएंगे। px बोला है ना, तो x पर जब प्रतिच्छेदित करेगी तभी शून्यक आएंगे, नहीं तो शून्यक नहीं आएंगे। क्लियर इतनी बात? ये पहला था। एक और फिगर साथ में बताते हैं, ये देखो। अब इसको समझो, यहां पर कुछ इस तरह से दिया गया है स्टूडेंट्स। ये शून्यक, अब यहां पर आपको शून्यक दिख रहा होगा। क्या शून्यक निकल कर आना चाहिए? आप बता सकते हो क्या? बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा यस सर, यहां पर शून्यक संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यक, एक शून्यक आएगा। कितना शून्यक आएगा? एक शून्यक है। क्यों है? क्योंकि जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है, एक स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए इसके शून्यक 1 होंगे। ये रीजन बताते हुए आप इसका आंसर पूरी तरह से बता सकते हो। अगला ग्राफ नोट करेंगे और समझेंगे क्या क्या हमारे पास में दिया गया है। तीसरा ग्राफ जो है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बोला गया है, रफ कर लेते हैं इसको। तीसरा ग्राफ समझाते हैं। एक शून्यक आपको मिल गया ना किसी तरह से। अब देखो अगला वाला शून्यक क्या बोलता है। तो इन्होंने हमसे कहा कि आपके पास फिगर कुछ इस टाइप से दिया गया है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही कट गया है, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ कटता हुआ दिखाना था। y, y डैश, x, x डैश, ये हो गया y 0। अच्छा ओ, तो यहां पर आपको ये बताना है कितने शून्यक हैं, शून्यांकों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी? जितनी जगह पे ये x को कट कर रहा होगा उतनी जगह पर। एक तो यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है, तीसरा यहाँ। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक आ गए? 3 शून्यक हैं। खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। ये देखो इन्होंने कुछ इस तरह से फिगर बना दिया, छोटा सा बना सकते हैं। ये देखो y, y डैश, x डैश और x ये दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है? कितने शून्यक आ जाएंगे? 2 शून्यक आ जाएंगे। एक तो यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, तो 2 शून्यक आ गए। और बताओ अगला वाला। फिर इन्होंने कुछ और फिगर, अच्छा इस बार हाई भी थोड़ा सा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लो। देखो 1 2 3 लहर मार दी है ना, बार बार देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे जाते हुए ये ऐसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप कह सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4, ये चतुर्थ घात की समीकरण रही होगी, जो कि हमारा 4 शून्यक हमारे निकाल कर दे दिए। 4 शून्यक। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट। कुछ भी इसमें बड़ी साइंस नहीं है, बड़ा मैथ नहीं है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। पी एक्स के लिए शून्यक बोला गया है, तो एक्स पर जहां जहां विभाजित कर रहा है बस वही शून्यक निकालने हैं। पी वाई बोलता तो वाई पर जहां जहां विभाजित करता वो शून्यक हमें निकाल कर देने होते। और समझते हैं, इन्होंने लास्ट वाला जो फिगर बनाया गया है वो कुछ इस टाइप से बनाया गया है। ये गया और ये टच किया और फिर ऊपर आया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, ऐसे स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखो टच करने का मतलब है कि आपने उस चीज को काम पूरा कर लिया, जो करना था आपको कर लिया, मतलब आपको यहाँ पे प्रतिच्छेदित करना था आप कर चुके हो, तो यहाँ भी करना था ये भी कर चुके हो, दो जगह टच भी कर लिया, काटा नहीं है टच भी कर लिया तो भी आपका शून्यक गिन लिया जाएगा, बात को ध्यान रखना। तो 1 2 3 3 शून्यक आ गए, मतलब मेरे पास मैं यहां लिख सकता हूं 3 शून्यक आएंगे, 3 शून्यक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसके आगे अब क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। पहली एक्सरसाइज में बस यही 4 क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई है। ज्यादातर थ्योरी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहली एक्सरसाइज में क्या क्या हमने आपको सिखाया है, उन एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए, जो भी थ्योरी सिखाई है उनको ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, शून्यक भूलना नहीं है, अगले वाले एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी पर डिपेंड कराया गया है, तो आप लोग शून्यक मत भूलना। अगर आपने ये सेशन अच्छे से कवर करके रखा है तो समझ लो कि आपकी अगला सेशन ऑलरेडी आधा से ज्यादा तैयार हो चुका है, अगली एक्सरसाइज तैयार हो चुकी है। राइट फ्रेंड्स, तो आज मजा आई आपको मेरे साथ पढ़ने में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो सेशन तो आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें इसको। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी आज का सेशन था यहीं पे खत्म करते हैं। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। जाते जाते एक बार और बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले सेशंस आपको इसी के थ्रू मिलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, तो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।